हेलो स्टूडेंट्स, आपका स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल पर सिया स्मार्ट क्लासेज पर। आज हम इस वीडियो में क्लास 9th उसका चैप्टर नंबर 4 मोशन, उसके बच्चों जो एमसीक्यू और सर्च रीजन क्वेश्चन है आज को मैं सोल्व करवाने वाला हूँ आपको आज में। ठीक है, अगर आप इससे पहले वाली वीडियो देखना चाहते हैं जिसमें मैंने आपको एक्सरसाइज सोल्व करवाई है, रिवाइज, रिफ्लेक्ट एंड रिफाइन, और मैंने आपको पोज एंड पॉन्डर क्वेश्चन कराए हैं चैप्टर नंबर 4 के ही, तो आप प्ले लिस्ट पर जाइए, आपको वहां पर सारी वीडियोस मिल जाएंगी। चैप्टर देखना चाहते हैं वो मिल जाएगा बच्चा आपको। तो आज हम इस वीडियो में 25 एमसीक्यू सोल्व करेंगे और 15 मैंने आपके लिए असर्शन रीजन क्वेश्चन लेके आया हूँ। हम यहाँ पर सिर्फ आपको क्वेश्चन ऐसे नहीं कि मैं आपको सिर्फ ए बी सी डी बता दूंगा कि इसका आंसर ये आएगा, इसका आंसर ये आएगा, ऐसा कुछ नहीं है। आपको प्रॉपर सोल्व करके दिखाऊंगा बच्चों में क्वेश्चन कैसे सोल्व करने पेपर में। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। क्वेश्चन नंबर 1 के साथ स्टार्ट करते हैं। देखिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर 1 आपके सामने ये रहा, देखिएगा। A student walked 40 मीटर टुवर्ड ईस्ट देन 30 मीटर टुवर्ड नॉर्थ। अब आपको नोटबुक के ऊपर ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ बनाना आना चाहिए बच्चों। कैसे बनाते हैं देखिए, आप यहाँ पर एक तरह से ग्राफ जो होता है अपना वो बना लेते हैं, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस। तो इधर वाला जो पॉइंट होता है उसको बोलते हैं ईस्ट, इधर वाले को बोलते हैं वेस्ट, इसको बोलते हैं बच्चों नॉर्थ और इसको बोलते हैं साउथ। आप नोटबुक पर ऐसे बनाते हैं, हमेशा याद रखें इस चीज को। अब देखिए क्या बोल रहा उसने, ए स्टूडेंट वॉक 40 मीटर टुवर्ड ईस्ट। तो मान लेते हैं वो इस तरफ जाता है, कितना जाता है 40 मीटर, मान लेते हैं यहां पहुंच गया। ठीक है, अब कहता है यहां से टुवर्ड नॉर्थ कितना गया 30 मीटर, और यहां से 30 मीटर किसकी तरफ चला, वो ऐसे नॉर्थ की तरफ, ये 30 मीटर है। क्लियर, कहां से चला था, यहां से ओ से, और कहां पर पहुंचा मान लो ए पे। क्लियर, ओ से स्टार्ट किया था, कहां पर पहुंच गया ए पे, ऐसे 40 मीटर चला, ऐसे 30 मीटर चला। क्या पूछा गया आपसे, व्हाट इज द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द स्टूडेंट, स्टूडेंट की डिस्प्लेसमेंट बताइए। अब डिस्प्लेसमेंट क्या होती है बच्चों, इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट के बीच का शॉर्टेस्ट पाथ। तो यहां से यहां तक का आपने डिस्टेंस मिला दिया ऐसे। क्लियर, तो ओ ए क्या बनेगा यहां पर, उसका डिस्प्लेसमेंट बनेगा। इस पॉइंट का नाम हम बी लिख लेते हैं। ठीक है, तो आपको क्या करना है यहाँ पर, ओ ए निकालना है। तो अगर आप इसको ध्यान से देखेंगे, एक राइट एंगल ट्राइंगल बन रहा है बच्चों, ध्यान से देखो, ओ बी ए राइट एंगल ट्राइंगल बन रहा है, जिसका बेस हमें पता है, परपेंडिकुलर हमें पता है, हाइपोटेन्यूज निकालना, हमें क्या निकालना है, हाइपोटेन्यूज निकालना है, ओ ए। तो आप यहां पर क्या लिखेंगे, इन ट्राइंगल। ठीक है, आप अपनी जो रफ नोटबुक होती है या रफ साइड आपकी पेपर में जो इसमें सोल्व करेंगे, पेपर में सोल्व करके दिखाने की जरूरत नहीं होती आपको, आप डायरेक्ट आंसर भी लिख सकते हैं। इन ट्राइंगल ओ बी ए क्या आएगा, ओ ए का स्क्वायर इक्वल आएगा बच्चों ओ बी का स्क्वायर प्लस ओ ए का स्क्वायर, ये आएगा। वैल्यू पुट करो, ओ ए का स्क्वायर हमें निकालना है, ओ बी कितना है यहाँ पर 40, उसका स्क्वायर कर देंगे, प्लस ओ ए कितना है बच्चों 30, उसका भी स्क्वायर कर देंगे। तो 40 का स्क्वायर करोगे 1600 और 30 का करोगे 900, तो ये मिलाकर कितना आ गया, दोनों ऐड करके 2500। क्लियर, ओ ए, इसका स्क्वायर हटाएंगे उधर रूट लग जाएगा बच्चों। तो 2500 का रूट कितना होता है आपको पता होगा, 50 मीटर आ जाएगा आपका आंसर। कितना आ जाएगा 50 मीटर। तो आपका आंसर क्या आएगा, बी। तो आप बी को टिक करके आएंगे पेपर में, आपका आंसर क्लिक हो जाएगा और आपका 1 मार्क्स आपको मिल जाएगा। तो ऐसे सोल्व करना है बच्चों को। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए, कहता है ए साइक्लिस्ट कंप्लीट 1 रेवोल्यूशन ऑफ ए सर्कुलर ट्रैक ऑफ रेडियस 35 मीटर। हमारे पास एक सर्कुलर ट्रैक है जिसका बच्चों रेडियस कितना है 35 मीटर है। क्लियर, उसका जो है ए साइक्लिस्ट कंप्लीट 1 फुल राउंड, एक साइक्लिस्ट है, मान लेते हैं यहां से चलता है वो ए से, और एक राउंड लगाकर वो कहां पर आ जाता है, वापस ए पर आ जाता है, फुल राउंड लगाया उसने। ठीक है, द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द साइक्लिस्ट इज, तो जब वो ए से चला है और ए पे ही वापस आ गया तो उसका डिस्प्लेसमेंट कितना होगा बच्चों, 0, क्योंकि उसका इनिशियल पॉइंट और स्टार्टिंग पॉइंट क्या है, फाइनल पॉइंट सेम है। इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट क्या उसका सेम है, तो यहां पर डिस्प्लेसमेंट कितना आएगा बच्चों, 0 आएगा। कितना आएगा, 0। अगर वो हाफ राउंड लगा देता, यहां पर पहुंच जाता, उस केस में डिस्प्लेसमेंट कितना आता बच्चों, 70 मीटर। उस केस में कितना आता, 70 मीटर। जैसे 1.5 लगा दे या हाफ लगा दे, 3.5 लगा दे, तो बी पर होगा वो फाइनली। तो उस केस में क्या आएगा डिस्प्लेसमेंट 70, क्यों, 35 रेडियस उसका डबल कर दो, डायमीटर के बराबर 70 आ जाएगा। अगर एक राउंड की डिस्टेंस पूछता आपसे कि डिस्टेंस कितनी होगी, तो आप फॉर्मूला क्या लगाते हैं डिस्टेंस के लिए, डिस्टेंस के लिए फॉर्मूला लगाते हैं आप 2 पाई आर। ठीक है, अगर एक राउंड लगाएगा तो 2 पाई आर,
अब वो कहता है 1.5 लगाए हैं, तो इसको क्या करना था आपने, 1.5 से मल्टीप्लाई कर लेना पेपर में, आपका क्वेश्चन हो जाएगा। आर की वैल्यू आपको गिवन है 35 पुट कर देना यहाँ पर, पाई की वैल्यू आपको पता होती है 22/7 होती है। तो आप ऐसे क्वेश्चन कर सकते हैं डिस्टेंस का, ऐसे करेंगे डिस्प्लेसमेंट का। तो इस क्वेश्चन आंसर कितना अपना 0 मीटर। ठीक है, मैंने आपको 2 क्वेश्चन और इसके साथ एक्स्ट्रा समझा दिया आपको। तो मैं आपको एक क्वेश्चन नहीं करवाऊंगा, उसमें कई सारे क्वेश्चन आपको बताऊंगा, इसमें ये भी आ सकता है, ये भी आ सकता है। देखिए, बने रहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए भाई, क्वेश्चन नंबर 3, एन ऑब्जेक्ट मूव विद कांस्टेंट स्पीड। एक ऑब्जेक्ट है जो कांस्टेंट स्पीड के साथ चल रहा है एक सर्कुलर पाथ पर। किस पर चल रहा है वो, सर्कुलर पाथ पर। ठीक है, विच स्टेटमेंट इज करेक्ट, इनमें से कौन सी स्टेटमेंट उसकी ठीक है। देखिए, वेलोसिटी रिमेन कांस्टेंट, ठीक है, एक्सेलरेशन इज 0। अब आपके दिमाग में आएगा कांस्टेंट स्पीड है तो एक्सेलरेशन 0 होना चाहिए, बट अगर आपको सर्कुलर मोशन याद हो, आपका जो सर्कुलर मोशन होता है बच्चों, इसमें जो आपको ऑब्जेक्ट चल रहा है वो हर एक पॉइंट पर डायरेक्शन बदल रहा है अपनी, हर एक पॉइंट पर क्या कर रहा है बच्चों, अपनी डायरेक्शन बदल रहा है। ऐसे क्लियर, यहां पर ऐसे होगी, हर एक पॉइंट पर उसकी डायरेक्शन चेंज हो रही है वेलोसिटी की, स्पीड की। तो जब स्पीड की डायरेक्शन चेंज हो जाती है, स्पीड की जब डायरेक्शन चेंज हो जाती है तो क्या बन जाती है, वेलोसिटी बन जाती है बच्चों। क्या बन जाती है, वेलोसिटी, क्योंकि उसकी वैल्यू तो है ही है। अब उसकी हर एक पॉइंट पर डायरेक्शन भी बदल गई, तो वैल्यू आ गई, डायरेक्शन चेंज होगी, तो स्पीड क्या बन गई, वेलोसिटी। और जब वेलोसिटी आ जाए और वो चेंज हो जाए डायरेक्शन की वजह से, डायरेक्शन की वजह से उसकी वेलोसिटी क्या हो रही है, चेंज हो रही है बच्चों। क्योंकि वेलोसिटी क्या एक वेक्टर क्वांटिटी है, वेलोसिटी क्या एक, वेलोसिटी इज ए वेक्टर क्वांटिटी। कौन सी क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी है। ठीक है, इसकी खास बात क्या होती है, वेक्टर क्वांटिटी चेंज होती है कब, या तो उसकी वैल्यू बदल दो तब भी चेंज हो गई, या उसकी सिर्फ डायरेक्शन बदल दो तब भी चेंज हो गई। क्लियर, तो यहां पर क्या हुआ, वैल्यू तो उसकी सेम है, कांस्टेंट है, लिखा इसने स्टेटमेंट के अंदर, वैल्यू तो क्या उसकी सेम है, बट क्या हो रहा है, डायरेक्शन बदल रही है हर एक स्टेप पर, क्योंकि सर्कुलर मोशन में वो यहां पर डायरेक्शन ऐसे है, यहां पर ऐसे, यहां पर ऐसे, क्योंकि टेंजेंट जाती है हमेशा। जब भी आप किसी चीज को ऐसे घुमाते हो और घुमाकर छोड़ते हो, तो जहां पर आपने इसको छोड़ा है ना, वहां से सीधी चली जाएगी ऐसे। तो वेलोसिटी क्या होती है, हमेशा टेंजेंट जाती है ऐसे। क्लियर, तो यहां पर वेलोसिटी की डायरेक्शन चेंज हो गई, तो इसका मीनिंग है वेलोसिटी चेंज हो गई, वेलोसिटी चेंज हो गई तो एक्सेलरेशन आ गया। तो ढूंढो इसमें एक्सेलरेशन कहां पर है। ठीक है, वेलोसिटी चेंज कॉन्टिन्यूअसली, इसने यही दे दिया सीधा। ठीक है, तो अपना आंसर क्या आएगा, वेलोसिटी चेंज कॉन्टिन्यूअसली, ये अपना ऑप्शन सी ठीक रहेगा। अगर इसमें होता एक्सेलरेटेड मोशन, एक्सेलरेटेड मोशन, तो ये भी अपना आंसर ठीक आता है बच्चों। ठीक है, अगर इसमें 2 पॉइंट आते हैं ना, मान लो ए में आ जाता है एक्सेलरेटेड मोशन, सी में आ जाता वेलोसिटी चेंज कॉन्टिन्यूअसली, तो अपना आंसर क्या आता है, ए एंड सी बोथ ऐसे। क्लियर, तो ये भी इसका आंसर होगा और ये भी इसका आंसर है। क्लियर, बाकी सारे गलत हैं। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट पर चलते, देखिए, उम्मीद करता हूं समझ में आ रहा होगा, आपको मजा आ रहा होगा। ठीक है, बने रहिए, आपको मैं पूरा चैप्टर जो अच्छे समझा दूंगा, आपका कोई भी क्वेश्चन नहीं बचेगा एक भी। ध्यान देखिए, इधर ध्यान दे सभी। कहता है ए ट्रेन मूविंग एट 72 किलोमीटर पर आवर। एक ट्रेन है, कितनी स्पीड पर चल रही है बच्चों, वो 72 किलोमीटर पर आवर पर चल रही है। ठीक है, डिस्टेंस कवर करती है वो कितना, 500 मीटर। ठीक है, कितना कवर करती है, 500 मीटर, और वेलोसिटी कितनी है, 72 किलोमीटर पर आवर है। ठीक है, डिस्टेंस मीटर में है, जो वेलोसिटी है वो किलोमीटर पर आवर में है। तो हमें क्या करना है, इसको मीटर पर सेकंड बना लेते हैं। पहले क्या तरीका था, अगर आपने वीडियो देखी है मेरी, तो हम क्या करते हैं, इसको 5/18 से मल्टीप्लाई कर देते हैं बच्चों। तो 5/18 से मल्टीप्लाई किया, 18 4 जा 72 आ जाता है, 4 5 जा 20 आ जाता है। तो हम आंसर कितना, 20 मीटर पर सेकंड आ गया। क्लियर, अब कहता है टाइम टेकन, कितना टाइम लगेगा उसको। अब आपको पता होगा स्पीड का फॉर्मूला बच्चों, क्योंकि ये जो मोशन है ना, इसने एक्सेलरेटेड मोशन नहीं बोला, तो इसमें हम सिर्फ डायरेक्ट स्पीड का फॉर्मूला लगाएं, जो हम 7th क्लास में सीख के आए हैं। क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन में, डिस्टेंस अपॉन में टाइम, ये होता है बच्चों। क्लियर, अब हमें टाइम निकालना, स्पीड इधर टाइम इधर। ठीक है, तो टाइम का स्टेट फॉर्मूला क्या बना। आप सोच रहे होंगे कि इक्वेशन ऑफ मोशन क्यों नहीं लगाई, मैं आपको दोबारा बता देता हूं। इक्वेशन ऑफ मोशन वहां पर लगेगी जहां पर एक्सेलरेटेड मोशन होगा। अगर मोशन आपका यूनिफॉर्म है, जिसमें बोलना ही नहीं कि स्पीड कम ज्यादा हो रही है, उस केस में आप ये फॉर्मूला लगाएंगे। ठीक है, टाइम का फॉर्मूला क्या बनेगा भाई, डिस्टेंस अपॉन में स्पीड। तो डिस्टेंस कितना है,
500 और स्पीड कितना है 20, 0 से 0 बढ़ देता, 52 से डिवाइड कर दो 25 मीटर पर सेकंड। देखो कौन सा ऑप्शन है, ये रहा बी। तो अपन आंसर क्या आ गया, बी। ऐसे ये क्वेश्चन सोल्व आप करेंगे। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं बच्चों। क्वेश्चन नंबर 5 क्या स्टेटमेंट है, ए पार्टिकल इज मूविंग इन ए सर्कुलर पाथ ऑफ रेडियस आर। एक पार्टिकल है जो किस सर्कुलर पाथ पर चल रहा है जिसका रेडियस कितना है, आर है। अभी करवाया मैंने आपको ये क्वेश्चन थोड़ी देर पहले, ठीक है। उसका रेडियस कितना है, आर है। द डिस्प्लेसमेंट आफ्टर हाफ आ सर्कल वुड बी। आधे चक्कर के बाद, आधे राउंड के बाद, आधे सर्कल के बाद, ठीक है, आधे रेवोल्यूशन के बाद उसकी डिस्प्लेसमेंट कितनी होगी। तो अगर वो यहां से चला है और वो यहां पर पहुंच गया, ठीक है, तो आपको अभी मैंने सिखाया था, तो ये कितना हो गया, आर का डबल यानी कि 2r डायमीटर। तो अपन आंसर क्या आएगा, सी। अपन आंसर क्या आएगा बच्चों, सी आएगा। क्लियर, आप इसको ऐसे करेंगे, आसान क्वेश्चन था बिल्कुल, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट पर चलते हैं। अभी देखिए, ए बॉडी इज थ्रोन वर्टिकली अप। ये आपके लिए नया क्वेश्चन है, ये आपके एक तरह से आसानी से मिलने वाला क्वेश्चन नहीं आपको ये। ए बॉडी थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड, एक बॉडी को ऊपरी तरफ फेंका गया ऐसे। इनिशियल वेलोसिटी उसको u दी गई, ठीक है, इनिशियल वेलोसिटी कितनी दी गई इसको, u। द ग्रेटेस्ट हाइट, जब वो ग्रेटेस्ट हाइट पर पहुंचेगी, मान लो यहां पर पहुंच गई, ग्रेटेस्ट हाइट है इसकी, ठीक है, और इस हाइट का नाम रख लेते हैं हम s। कितना नाम रख लेते हैं इसका, s, ठीक है। क्लियर, सभी को बात समझ में आई। अब आपको बताना है, ए बॉडी इज थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड विद इनिशियल वेलोसिटी u, द ग्रेटेस्ट हाइट h बोल रहा है इसने, कितना बोल रहा है, h लिख लेते हैं, चलो कोई बात नहीं, ठीक है। विल विच इट विल बी राइज, कहता है h निकालिए कितना आएगा, h निकाल के दिखाना आपको। तो देखिएगा, इधर ध्यान दीजिएगा, समझिएगा बात को ध्यान से। एक यहां पर कंसेप्ट है, जब कोई चीज ऊपर फेंकते ना हम, तो उसकी वेलोसिटी डिक्रीज होती है बच्चों, क्यों, ग्रेविटी की वजह से। ग्रेविटी नीचे खींच रही है, उसकी वेलोसिटी क्या होती जाएगी, कम होती जाएगी, कम होती जाएगी। लास्ट पॉइंट पर, जब हाईएस्ट पॉइंट पर पहुंचेगी, वहां पर उसकी वेलोसिटी 0 हो जाती है, रुक जाती है वो, फिर नीचे आती है। समझ में आई बात। मैंने मान लो 20 मीटर पर सेकंड से फेंका, तो उसकी वेलोसिटी घटती गई, घटती गई, घटती गई, 0 हुई, फिर नीचे आना शुरू किया उसने, यही तो रूल है। तो यहां पर उसकी फाइनल वेलोसिटी कितनी हो जाएगी बच्चों, 0। कितनी हो जाएगी फाइनल वेलोसिटी, 0। और दूसरा पॉइंट, जब किसी को हम ऊपर फेंकते हैं, उस केस में जो एक्सेलरेशन होता है वो किससे रिप्लेस हो जाता है, ग्रेविटी से, जी से। ए किसके बराबर बन जाता है बच्चों, जी के। जब वर्टिकली अपवर्ड या वर्टिकली डाउनवर्ड चीज को फेंका जाए, तब की बात कर रहा हूं। ए किसके इक्वल हो जाता है उस केस में, जी। और जी का वैल्यू होता है 9.8, ये आप फ्यूचर में सीखेंगे, मीटर पर सेकंड। जी का वैल्यू कितना होता है, 9.8 मीटर पर सेकंड, ऐसे। क्लियर। अब यहां पर एक चीज और भी है, जब आप ऑब्जेक्ट को ऊपर फेंकेंगे तो जी को बच्चों नेगेटिव लेंगे, क्या लेंगे, जी को नेगेटिव। और जब नीचे आएगा ऑब्जेक्ट तो जी को पॉजिटिव लेंगे, ठीक है। ये ऊपर के लिए और ये नीचे के लिए, ठीक है। क्लियर। अब आप इधर आ जाए, समझिए बात को। हमें क्या निकालना है, हाइट निकालनी है। हाइट का मीनिंग एक तरह से डिस्प्लेसमेंट है। मेरे पास v का वैल्यू है, u का वैल्यू है, a का वैल्यू है, h निकालना है। तो अगर मैं यहां पर 3 इक्वेशन ऑफ मोशन जो हमारे पास होती है वो लिखता हूं, तो v इक्वल टू यू प्लस ए टी, एक तो ये बनेगा। दूसरा बनेगा s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वेयर, ये बनेगा। तीसरा मेरे पास है v का स्क्वायर माइनस u का स्क्वायर इक्वल टू 2as, तीसरा ये बनेगा। क्लियर। अब यहां पर देखिए, आप इधर ध्यान दीजिए, समझिएगा बात को ध्यान से। क्या मैं ये इक्वेशन लगा सकता हूं, नहीं लगा सकता, क्योंकि इसके अंदर हमारे पास t की वैल्यू नहीं है। क्या मैं ये इक्वेशन लगा सकता हूं, नहीं लगा सकता, इसमें भी t की वैल्यू चाहिए। बट अगर हम थर्ड इक्वेशन को देखते हैं, मेरे पास सारी वैल्यू है। v की वैल्यू कितनी है बच्चों, 0, 0 का स्क्वायर माइनस u गिवन है, ठीक है, 2, a के प्लेस पर क्या आ जाएगा बच्चों, g माइनस का, मैंने अभी सिखाया आपको। और डिस्प्लेसमेंट कितना है, h, डिस्प्लेसमेंट कितना है, h। तो u का स्क्वायर करेंगे 0, 0 का स्क्वायर करेंगे 0, माइनस u का स्क्वायर करेंगे, u का स्क्वायर ही रहेगा, और ये माइनस 2g हो जाएगा, h साथ में लग गया ऐसे। माइनस से माइनस कैंसिल, h निकालना है तो 2g डिवाइड में, तो u स्क्वायर अपॉन में क्या आ गया बच्चों, 2g आ गया, किसके इक्वल, h के इक्वल। तो ये आपका क्या आ गया आंसर, u स्क्वायर अपॉन में 2g। कौन सा ऑप्शन है, चूज करो। तो अपना आंसर है बी। अपना आंसर क्या है इसका, बी। तो बड़ा अच्छा क्वेश्चन था, आसानी से मिलने वाला नहीं है बच्चों आपको ये, ठीक है, और आसानी समझ में आने वाला भी नहीं है अगर कोई नहीं समझाएगा आपको, ठीक है।
तो बने रहिए, ऐसे ऐसे क्वेश्चन मेरे पास बहुत है इस वीडियो के अंदर, तो देखते रहिए। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, द न्यूमेरिकल रेशियो ऑफ डिस्प्लेसमेंट टू डिस्टेंस, यानी कि डिस्प्लेसमेंट ऊपर लिखेंगे बच्चों, ठीक है, और डिस्टेंस नीचे लिखेंगे। लिख लिया? क्लियर? कहते हैं इसकी जो रेशियो होगी वो ऑलवेज लेस देन 1, ऑलवेज इक्वल टू 1, ऑलवेज मोर देन 1, इक्वल और लेस देन 1। ठीक है, अगर आपको थोड़ी सी भी नॉलेज है, चैप्टर पढ़ा आपने, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट सीखा वहां पर, तो क्या होता है बच्चों, डिस्टेंस हमेशा डिस्प्लेसमेंट की इक्वल हो सकती है। कब? जब ऑब्जेक्ट स्ट्रेट लाइन पर चलता है। ठीक है, अदरवाइज डिस्टेंस हमेशा डिस्प्लेसमेंट से ज्यादा होगी। डिस्टेंस हमेशा डिस्प्लेसमेंट से ज्यादा होगी, कम कभी नहीं होगी। कम तो कभी हो ही नहीं सकती डिस्टेंस, किससे? डिस्प्लेसमेंट से। ठीक है, इधर ध्यान दो, डिस्प्लेसमेंट टू डिस्टेंस निकालना है, तो इसका मीनिंग क्या है, ये जो वैल्यू है ना, ये इसके इक्वल हो सकती है, इक्वल तो हो सकती है, यानी कि इक्वल टू 1 आ सकता है। दूसरा कंसेप्ट, डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू डिस्टेंस से कम हो सकती है। क्या हो सकती है बच्चों? कम। और जब ऊपर वाली वैल्यू कम होगी और नीचे वाली वैल्यू ज्यादा होगी तो डिवाइड करके 1 से छोटा आएगा। तो इस केस में क्या होगा, ये जो रेशियो होगी ऑलवेज लेस देन और इक्वल टू 1। लेस देन, या तो लेस देन होगी क्योंकि ऊपर वाला नंबर छोटा हो जाएगा डिस्टेंस से, तब लेस देन हो जाएगी, या अगर दोनों बराबर हो इस केस में 1 हो जाएगी। तो अपना आंसर क्या आएगा? इक्वल और लेस देन टू 1। तो अपना आंसर आएगा डी। तो आप डी को पिक करेंगे। अगर इसको उल्टा कर देते, डिस्टेंस को ऊपर लिख दो, डिस्प्लेसमेंट को नीचे लिख दो, उस केस में क्या होगा, अब डिस्टेंस ज्यादा हो सकती है डिस्प्लेसमेंट से, तो मोर देन आएगा और इक्वल आएगा। ठीक है, क्लियर? ध्यान रखना इस बात को। नेक्स्ट पॉइंट पर चलते हैं। देखिए, अच्छा क्वेश्चन था। देखिए, इफ द डिस्प्लेसमेंट ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ द टाइम। अब इधर ध्यान दो, ये जो क्वेश्चन है अच्छा क्वेश्चन है। डिस्प्लेसमेंट और टाइम का स्क्वायर, कौन सी इक्वेशन हमारे पास, अगर आपको याद हो, एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। इस केस में क्या होता है बच्चों, अगर आपका एस बराबर है किसके, 1/2 ए टी स्क्वायर के, अगर यू 0, मान लेते हैं बॉडी इनिशियली रेस्ट पर थी, यू 0 कर दिया हमने, ठीक है, यहां पर आ जाते हैं क्योंकि हमें टाइम और डिस्प्लेसमेंट का रिलेशन चाहिए। ठीक है, अगर यहां से हमें पता है कि प्रोपोर्शनल होता है ऐसे, इसको बोलते हैं प्रोपोर्शनल। ठीक है, अब फिजिक्स का या मैथ का रूल होता है बच्चों, क्या रूल होता है, जब भी ये प्रोपोर्शनल हटाते हैं ना और इसको इक्वल बनाते हैं, जब भी इसको प्रोपोर्शनल हटाएंगे और इक्वल बनाएंगे, तो यहां पर कोई ना कोई कांस्टेंट आता है। क्या आता है? कोई ना कोई कांस्टेंट। तो इसका मीनिंग क्या है, इस केस की अगर बात करूं, मैं इसको कंपेयर करूं, तो एस की जगह तो एस है, इक्वल की जगह प्रोपोर्शनल आ गया, टी के प्लेस पर टी भी है, स्केयर भी है, बट साथ में क्या है, 1/2 ए है, और मेरे को पता है कि 1/2 तो कांस्टेंट है, 1/2 हाफ होता है, साथ में कौन है? ए। तो इसका मीनिंग क्या, ए को भी क्या होना पड़ेगा? कांस्टेंट। और कांस्टेंट कौन होता है? जो फिक्स होता है। कौन होता है? जो फिक्स होता है, यानी जिसकी वैल्यू चेंज नहीं होगी। तो इस केस में आ जाते हैं हम, तो आपका जो एक्सेलरेशन होगा वो कैसा होगा बच्चों? फिक्स होगा, यानी कि यूनिफॉर्म होगा। ठीक है, कांस्टेंट होगा, सबके लिए सेम वर्ड रहेगा, यूनिफॉर्म। ठीक है, मेरा कंसेप्ट समझ में आया आपको जो मैंने समझाया आपको? प्रोपोर्शनल तब भी जब भी इक्वल के साथ कंपेयर किया जाएगा तो साथ में कोई ना कोई कांस्टेंट लगेगा, और यहां पर कांस्टेंट के इक्वल कौन आया? 1/2 ए। तो 1/2 तो कांस्टेंट है ही, इसका मतलब ए भी कांस्टेंट हो गया और ए कांस्टेंट हो गया तो यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन बना। बड़ा जबरदस्त क्वेश्चन है, शायद +1 क्लास का है, मैंने उठा लिया वहां से भी, कोई बात नहीं। इधर ध्यान दीजिए, नेक्स्ट पॉइंट पर चलते हैं। सपोज ए बॉय इज एंजॉइंग राइड ऑन ए मैरी गो राउंड। आपको पता है वो झुल्ला होता है, ऐसे घूमता है जो, ठीक है, मेरे को डर लगता है, शायद आपको नहीं लगता होगा। ठीक है, मैं झुल्ले पे बैठता नहीं हूं क्योंकि वहां पर बॉडी फ्री फॉल हो सकती है, और फ्री फॉल होते हैं तभी हमें डर लगता है। वो आपको पता नहीं फ्री फॉल क्या होती है, मैंने सिखाया था फ्री फॉल क्या होते हैं, सीख लेना वीडियो देखकर। विच इज ए मूविंग विद ए कांस्टेंट स्पीड, जो कांस्टेंट स्पीड के साथ चल रही है, ठीक है, 10 की स्पीड पर। इट इंप्लाइज दैट बॉय इज एट रेस्ट, ये तो गलत है, जब वो चल रहा है तो रेस्ट पर कैसे होगा। मूविंग विद नो एक्सेलरेशन, ये भी गलत है क्योंकि सर्कुलर पाथ है, याद रखो, और सर्कुलर पाथ में जब भी कोई चीज घूमती है वो कभी भी
नॉन एक्सेलरेट तो हो ही नहीं सकती, क्योंकि उसके ऊपर फोर्स लग रहा है जिसको सेंटर की तरफ खींच रहा है। आगे आने वाले चैप्टर समझाऊंगा आपको ये चीज भी। तो ये हमेशा क्या होता है बच्चों, एक्सेलरेटेड मोशन होता है। मैंने आपको पहले ही क्वेश्चन समझाया था, दूसरे में पहले में यहाँ से। तो एक ऐसा मोशन होता है एक्सेलरेटेड मोशन होता है बच्चों। कौन सा मोशन होता है? एक्सेलरेटेड। जब भी कोई सर्कुलर मोशन होता है तो इन एक्सेलरेटेड मोशन, ये आ गया तो अपना आंसर क्या आएगा? सी। अपना आंसर क्या आएगा? सी। क्लियर? याद रखेंगे इस क्वेश्चन को आप। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए क्वेश्चन नंबर 10, एरिया अंडर वीटी ग्राफ। वीटी का मीनिंग है वेलोसिटी टाइम ग्राफ। रिप्रेजेंट ए फिजिकल क्वांटिटी, एक फिजिकल क्वांटिटी देता है बच्चों जिसका यूनिट क्या होता है, इनमें से पहचान। ठीक है, अब इधर ध्यान दो। जब आप वेलोसिटी टाइम के अंदर एरिया निकालते हैं, वेलोसिटी और टाइम का क्या निकालते हैं? एरिया। ठीक है, इसके ग्राफ के नीचे मान लो ये एरिया निकालना है, तो ये एरिया किसके बराबर आता है बच्चों? डिस्प्लेसमेंट। किसके बराबर आता है? डिस्प्लेसमेंट के। अगर आपको याद नहीं हो तो मैं बता देता हूं किसके बराबर आता है? डिस्प्लेसमेंट के। अब इनमें से चीज चूज कीजिए कि डिस्प्लेसमेंट का यूनिट कौन सा है। मीटर स्क्वायर एरिया का यूनिट है, यानी गलत। मीटर, ये आ गया अपना आंसर। मीटर किसका यूनिट होता है? डिस्प्लेसमेंट का। तो अपना आंसर क्या आएगा? बी। मीटर क्यूब वॉल्यूम का होता है, ये भी नहीं हो सकता। मीटर पर सेकंड वेलोसिटी का होता है, ये भी नहीं हो सकता। क्लियर? तो अपना आंसर क्या आएगा? मीटर। बी ऑप्शन अपना टिक रहेगा। आप इसको पेपर में टिक करके आएंगे। तो चलते हैं बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ। देखिए, बने रहिए बस। कहता है 4 कार ए बी सी आर मूविंग ऑन ए लेवल रोड, देयर डिस्टेंस टाइम वर्सेस ग्राफ आपको शो किया गया। ठीक है, चूज द करेक्ट स्टेटमेंट। तो करेक्ट स्टेटमेंट चूज करने से पहले मैं आपको यहां पर एक कंसेप्ट सिखाता हूं, इधर ध्यान दो। ये डिस्टेंस है, टाइम है। अगर मैं टाइम सेम ले लूं और डिस्टेंस चेक करते हैं, जिसकी डिस्टेंस ज्यादा आएगी वो ज्यादा स्पीड से चल रहा है, जिसकी डिस्टेंस कम आएगी वो कम स्पीड से चल रहा है। अगर टाइम सबका सेम लिया जाए तो मान लेते हैं हम ये टाइम पिक कर लेते हैं, ये वाला, और यहां पर चेक करेंगे सबकी वेलोसिटी डिस्टेंस कितनी है। तो आप चेक करेंगे इसकी डिस्टेंस ही है, किसकी? बी की। आप चेक करेंगे ए की डिस्टेंस ही है। आप चेक करेंगे डी की ही है। आप चेक करेंगे सी की ही है। ठीक है, ऐसे मिलाना ना इसको परपेंडिकुलर। ठीक है, तो सबका डिस्टेंस मैंने आपको दिखा दिया, ए बी सी डी। तो सबसे डिस्टेंस कम किसका ही है? बी की। यानी कि बी की जो स्पीड है या वेलोसिटी है वो सबसे कम है। ठीक है, मैं लिखता हूं यहां पर वी बी, सबसे कम। उससे ज्यादा ए की है। उससे ज्यादा किसकी है बच्चों? ए की है। उससे ज्यादा डी की है। उससे ज्यादा सी की है। अब ये देखो, यहां पर ये क्वेश्चन दिया नहीं मैंने, फिर भी आपको करा दिया। अगर ये आ जाता ना कि स्पीड को इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग ऑर्डर में लगाइए, तो आप ऐसे लगाकर आते, वहां पर भी 4 ऑप्शन मिलते हैं आपको। तो ये भी अच्छा क्वेश्चन है, साथ में बना लो इसको भी। ठीक है, देखिए अब आप यहां पर चेक कीजिए इनमें से कौन सा ऑप्शन फिट बैठता अपना। कार ए फास्ट, कार डी। क्या कार ए की स्पीड डी से ज्यादा है? कार ए की स्पीड डी से ज्यादा नहीं, गलत। डी की ज्यादा ए से। ठीक है, कार बी इज स्लोएस्ट। सबसे स्लोएस्ट कौन है? कार बी। अरे वाह, ये आ गया अपना आंसर। कार बी क्या सबसे स्लोएस्ट है? तो इसका आंसर क्या आएगा? ये आएगा बी। ठीक है, कार डी इज फास्टेस्ट। फास्टेस्ट बच्चों सी है। ठीक है, आई बात समझ में? क्लियर? ये भी गलत है। स्लोएस्ट कौन है? सी। तो सी तो सबसे फास्टेस्ट है, ये भी गलत है। तो अपना आंसर क्या आएगा? बी। अपना आंसर क्या आएगा? बी। ऐसे चेक करेंगे। क्लियर? और ये क्वेश्चन जरूर इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग ध्यान रखना। इंक्रीजिंग में लगाना तो ऐसे लगाएंगे, डिक्रीजिंग में लगाना तो ऐसे आएंगे। क्लियर? ध्यान रखना इस बात को। नेक्स्ट चलते हैं भाई। इफ ए कार एक्सेलरेटेड या एक्सेलरेट यूनिफॉर्मली फ्रॉम रेस्ट, जब कोई चीज रेस्ट से स्टार्ट होती है ना बच्चों चलना, तो उसका इनिशियल वेलोसिटी हमेशा 0 होता है। ठीक है, एंड अटेन अ स्पीड 40 मीटर पर सेकेंड, और उसने कितनी स्पीड अटेन कर ली? 40 की स्पीड अटेन कर ली। तो जो बाद में आई वो फाइनल वेलोसिटी, जो बाद में आई वो कौन है? फाइनल वेलोसिटी 40 मीटर पर सेकेंड इन 10 सेकेंड। टाइम कितना दिया बच्चों? 10 सेकेंड दिया। कहता है उसका डिस्टेंस बताइए। क्या निकालना उसका? डिस्टेंस। और डिस्टेंस निकालने मेरे पास जो फॉर्मूला है वो होता है बच्चों एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वेयर। अब आप सोच रहे होंगे सर मैं यहां पर वो क्यों नहीं लगाया, स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन में टाइम। वो इसलिए नहीं लगाया बच्चों क्योंकि ये एक्सेलरेटेड मोशन है, और जब भी एक्सेलरेटेड मोशन आएगा इक्वेशन ऑफ मोशन ही यूज करनी है, याद रखना इस बात को। तीसरी इक्वेशन है मेरे पास v का स्क्वायर माइनस u का स्क्वायर इक्वल टू 2as, और एक इक्वेशन और भी है v इक्वल टू u प्लस 80। ठीक है,
अगर आप इन दोनों इक्वेशन को देखेंगे, एस निकालना में, डिस्टेंस एस को रिप्रेजेंट करते हैं हम, एस निकालना है बच्चों, तो हमें दोनों में एक ही जरूरत है, ए, एक्सेलरेशन की। बट हमारे पास स्टेटमेंट में ए तो है नहीं, तो पहले तो ए निकालना पड़ेगा। और ए का फॉर्मूला क्या होता है बच्चों, v माइनस यू अपॉन में टी। अगर आपने चैप्टर नहीं भी सीखा है ना, तब भी मैं आपको सारा चैप्टर सिखाऊंगा, चिंता ना करो। अगर आपने ये वीडियो देख ली ना, तब भी आपके सारे कंसेप्ट क्लियर है। ठीक है, कोई न्यूमेरिकल आए आपके पास, ए कितना आएगा, v कितना है 40, u कितना है बच्चों 0, t कितना है 10, सोल्व कर डालो, 40 अपन में 10 आ गया, डिवाइड कर देता हूँ, 4 मीटर पर सेकंड आ गया बच्चों, 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर आ गया। अब आ जाओ, एस का फॉर्मूला लगाना है, बताओ फर्स्ट लगाओ या सेकंड लगाओ, मर्जी आपकी है। फर्स्ट लगा लेते हैं बच्चों, देखो एस निकालना है, एस, u 0, t 10 प्लस प्लस 1/2 a 4, t का स्क्वायर 10 का स्क्वायर। क्लियर, सबका वैल्यू पुट कर दिया और कुछ नहीं किया। 0 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, 0 खत्म। ठीक है, 1/2 प्लस करेंगे, कोई फर्क नहीं पड़ना, 0 आ गया वो, इंटू 4, 10 का स्क्वायर करेंगे 100, 2 से डिवाइड कर दिया 2 पे, कितने कर दिया 2 पे, 2 की 100 से मल्टीप्लाई 200 मीटर। चूज कर लो आंसर कहां अपना, ये रहा फर्स्ट ही है, तो अपना आंसर क्या आ गया 200 मीटर आ गया बच्चों। ऐसे करना है ये। अब ये क्वेश्चन 1 मार्क्स में आए या ये 3 मार्क्स में आए, सोल्व तो ऐसे ही करना पड़ेगा। ठीक है, अब जरूरी है कि 1 में आएगा, 3 में भी आ सकता है क्वेश्चन, न्यूमेरिकल बड़ा अच्छा खासा। ठीक है, आसानी से नहीं होने वाला है। नेक्स्ट पॉइंट पर चलते हैं, इधर ध्यान दीजिए, बने रहिए, घबराना नहीं है, एक से बढ़कर एक न्यूमेरिकल है, देखते रहिए बस। फाइंड द डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन 5 सेकंड। कहता है 0 से लेकर 5 सेकंड तक जो डिस्टेंस ट्रेवल किया वो निकाल के दिखाइए। ठीक है, क्या करना है, डिस्टेंस निकाल के दिखाना है बच्चों। चलो करते हैं भाई आपके लिए, इधर ध्यान दीजिए। ये वेलोसिटी टाइम ग्राफ है बच्चों। कौन सा ग्राफ है ये, वेलोसिटी और टाइम। और वेलोसिटी टाइम ग्राफ के नीचे जितना एरिया आता है, जितना भी इसके नीचे एरिया आता है, वो किसके इक्वल होता है, डिस्टेंस के। किसके इक्वल होता है, डिस्टेंस के। क्लियर, या डिस्प्लेसमेंट भी बोल सकते हो आप। लो भाई अब शुरू करते हैं कार्यक्रम। तो यहां पर हमें इसका एरिया निकालना पूरे का, ग्राफ का। तो यहां पर मैं इसको 3 टुकड़ों में डिवाइड करता हूं। एक टुकड़ा तो हम ये ले लेते हैं यहां से, ऐसे ये, यानी कि 0 से लेके 2 तक, 0 से लेके 2 तक, और ये बन गया एक रेक्टेंगल। ध्यान से देखो, बन गया ना। दूसरा पार्ट हम ले लेते हैं, ग्रीन कलर कर देते हैं उसको, देखिए ये पार्ट ले लेते हैं बच्चों, ये वाला। और अगर इसको आप ध्यान से देखेंगे ना, ये बच्चों ट्रेपेजियम बन रहा है 2 से लेके 4 तक। और थर्ड पार्ट ले लेते हैं हम, उसको पर्पल कर लेते हैं, पिंक कर लेते हैं, देखिए ये वाला। और ये अगर आप देखेंगे 4 से लेके 5 तक, ये भी एक रेक्टेंगल बन रहा है। तो मैं यहां पर 3 पार्ट में इसका एरिया निकाल लूंगा, पहले रेक्टेंगल का, फिर ट्रेपेजियम का, फिर रेक्टेंगल का, और तीनों को ऐड कर देंगे, टोटल डिस्टेंस आ गई, समझ लो खत्म क्वेश्चन। तो करते हैं शुरू, एरिया निकालते हैं। देखिएगा इधर ध्यान दीजिएगा, फर्स्ट पार्ट, इसका लेंथ कितना है बच्चों 10, विड्थ कितना है 2, तो आपका आंसर क्या आ गया 10 इंटू 2 प्लस, समझ गए। मैंने लिखा नहीं क्योंकि एमसीक्यू की फॉर्म में कर रहा हूं, तो मैं डायरेक्ट कर दूं फास्ट, क्यों इतना टाइम वेस्ट करेगी इसमें, ट्रायंगल ये लिखूंगा। ठीक है, फर्स्ट का लिख लो, इसको फर्स्ट मान लो। ठीक है, इसको सेकंड मान लो, इसको थर्ड मान लो। अगर सोल्व भी करना पड़ जाए, सेकंड के लिए क्या करेंगे, ट्रेपेजियम है बच्चों, और ट्रेपेजियम का फॉर्मूला क्या होता है 1/2 सम ऑफ पैरेलल साइड। याद करो, सम ऑफ पैरेलल साइड। पैरेलल कौन कौन सी है, ये दोनों पैरेलल हैं, ऐसे जा रही हैं जो ऊपर से नीचे। ये कितनी है 10, ऐसे देखना है, कितनी है ये 10, और ये कितनी है 5, इसकी हाइट 5, इसकी हाइट 10, तो यानी कि 10 प्लस 5 सम ऑफ पैरेलल साइड हो गया। क्या हो गया, ये सम ऑफ पैरेलल साइड हो गया बच्चों। कहता है डिस्टेंस बिटवीन देम, याद है ना फॉर्मूला 1/2 सम ऑफ पैरेलल साइड, डिस्टेंस बिटवीन देम। तो दोनों साइड के बीच का डिस्टेंस कितना है परपेंडिकुलर, ये यहां से लेके यहां तक कितना है, ये 2, कितना है ये, क्योंकि 2 से 4 हो गया ना, तो 2 आ गया। ये समझ में आया। चलो इसको भी सोल्व कर देता हूं, 1/2, ये आ गया बच्चों 15, और वो 2 है, 2 से 2 उड़ा दिया तो कितना आ गया 15 आ गया। इसको सोल्व कर देता हूं मैं यहां पर आपके लिए, ये कितना आया था 20। ठीक है, मल्टीप्लाई थर्ड के लिए कर लेते हैं। थर्ड तो आसान है, इसका हाइट कितना है लेंथ 5, और विड्थ कितना है 1, 4 से 5 1 हो गया, तो 5 इंटू 1 आ गया, तो ये कितना आ गया 5। तो डिस्टेंस टोटल कितना आया 20, 15 और प्लस का 5,
20, 15 प्लस का 5 तो कितना आ गया बच्चों? 40। कितना आ गया? 40 मीटर। तो आपका आंसर क्या आ गया यहाँ पर? 40 मीटर आ गया। कितना आ गया यहाँ पर आपका आंसर? 40 मीटर। क्लियर? नोट कर लेंगे आप इसको। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ चलते हैं भाई। इधर ध्यान दीजिएगा, देखिएगा, समझिएगा बात को ध्यान से। देखो, कहते हैं द यूनिट ऑफ एक्सेलरेशन। अब ये तो क्वेश्चन बच्चों वाला क्वेश्चन हो गया। अगर आपको याद हो ना, यूनिट क्या होती है एक्सेलरेशन की? जो एसआई यूनिट है, एसआई यूनिट क्या होती है? मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ये होती है। बट यहां पर ना आपको, एक मिनट भाई, फोन आ, हेलो गुरु जी, वीडियो बना रहे हैं गुरु जी में। ठीक है, हाँ जी, इधर ध्यान दो भाई। तो यहां पर क्या होगा? एसआई यूनिट क्या होगा? मीटर पर सेकंड स्क्वायर हो गया। बट यहां पर देखिए, सुनो बात को ध्यान से, ये आपको मीटर पर सेकंड में दी ही नहीं हुई, अलग यूनिट दी है। यानी कि आपको पता है ये डिस्टेंस है, ये टाइम है। ध्यान समझो, ये डिस्टेंस है और ये क्या है? टाइम है। यानी कि टाइम का स्क्वायर और डिस्टेंस की पावर 1। तो यहां पर ये डिस्टेंस है, टाइम है, पर टाइम का स्क्वायर नहीं आया, ये तो हो नहीं सकती। मीटर डिस्टेंस होते हैं, मिनट टाइम होते हैं, इसकी पावर 2 आनी आई तो ये भी नहीं हो सकती। ये किलोमीटर पर आवर है, यानी कि डिस्टेंस है, टाइम है, पर उसकी पावर 2 नहीं आई। टाइम की पावर कितनी आनी चाहिए? 2 आनी चाहिए। इस पर आ जाइए, किलोमीटर किसकी डिस्टेंस है? सॉरी, यूनिट है डिस्टेंस की, और मिनट किसकी यूनिट है? टाइम की। तो डिस्टेंस की पावर 1 है, टाइम की पावर 2 है, डिवाइड भी है। तो अपना आंसर क्या आएगा? फोर्थ पार्ट। अपना आंसर क्या आएगा? फोर्थ पार्ट। ऐसे करेंगे आप। क्लियर? अब चलते हैं बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 15 देखिएगा। ए ट्रेन पास ओवर ए 200 मीटर लॉन्ग ब्रिज इन 10 सेकेंड। एक ब्रिज है, ठीक है, और एक ट्रेन है, ठीक है, और एक क्या हमारे पास? ट्रेन है। और ब्रिज की विड्थ कितनी है? लंबाई कितनी है? 200 मीटर ब्रिज की। इसके ऊपर ट्रेन आती है, और ट्रेन की जो लेंथ है वो कितनी है बच्चों? वो भी 100 मीटर है। यानी कि ट्रेन बना लेते हैं हम यहां पर, इसके ऊपर ऐसे आएगी वो, ठीक है। वंदे भारत है ये, ठीक है। कौन सी है? वंदे भारत। वंदे भारत ट्रेन अपनी जो है, द लेंथ ऑफ द ट्रेन इज 100 मीटर। और इसकी लेंथ भी कितनी है? 100 मीटर है बच्चों। कितनी है? 100 मीटर। क्लियर? कहता है बताओ, अगर ये 10 सेकंड में इसको पार करती है, पुल को पार कर देती है, तो इसका स्पीड कितना आएगा? देखो ध्यान समझना बात को। अब ये ट्रेन इसको क्रॉस कब करेगी? जब ये बैक साइड वाला पार्ट यहां पर पहुंच जाएगा। समझदार है आप। वंदे भारत जब अपनी ऐसे निकल जाएगी आगे, यानी कि अब आपका ब्रिज क्रॉस हो गया, तो इस पार्ट को यहां से लेके यहां तक कितनी डिस्टेंस ट्रेवल करनी पड़ी? ये टोटल होगी बच्चों 300 मीटर। कितनी हो गई? 300 मीटर। दोबारा समझाता हूं, जब ये पार्ट यहां पर पहुंचेगा ना, तभी तो ट्रेन क्रॉस करेगी ब्रिज को। या आप कहीं पर ऐसे बीच में बोल दोगे भाई क्रॉस हो गया, ऐसे नहीं होता बच्चों। ट्रेन कब क्रॉस माना जाएगा? जब लास्ट वाला पार्ट पुल को पार कर जाएगा। तो लास्ट वाला पार्ट तो ये था। अब इसको यहां पर पहुंचना है, तो 200 ये, 100 ये, तो टोटल कितना हो गया? 300 हो गया। तो डिस्टेंस आया बच्चों 300, और स्पीड आया बच्चों यहाँ हमारे पास 10 मीटर पर सेकंड। तो टाइम आया हमारे पास 10 सेकंड। तो स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है? डिस्टेंस अपॉन में टाइम। तो आ गया अपने पास 30 मीटर पर सेकंड, डिवाइड करके एक 0 से 0 काट दो, तो अपन आंसर क्या आया? 30 मीटर पर सेकंड। क्लियर? ऐसे करेंगे इस क्वेश्चन को। आसान था, बिल्कुल आसानी से हो जाएगा। अब चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए, ये सारे जो क्वेश्चन है ना, बीच बीच में मैंने थोड़ा सा हायर लेवल के भी डालने हैं, ताकि बच्चे जो फाउंडेशन या कोई अलग पेपर की तैयारी करते हैं उनको भी हेल्प मिल जाए। ठीक है, आसान भी है, कुछ बीच बीच में अलग अलग टेस्ट आ रहा है। ठीक है। डिस्टेंस टाइम ग्राफ ऑफ एन ऑब्जेक्ट स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू टाइम एक्सिस। ये एक टाइम है और ये डिस्टेंस है, और इसका जो ग्राफ है वो टाइम एक्सिस के पैरेलल ऐसे ये ग्राफ बन गया मान लो। ठीक है। दिस इंडिकेट दैट द ऑब्जेक्ट इज, ऑब्जेक्ट कहां पर है? देखो, अगर आप इसको नोट करेंगे, उसकी डिस्टेंस इस टाइम पर भी सेम है, इस टाइम सब पे सेम रह रही है डिस्टेंस। तो ये जो ग्राफ था, अगर आपको याद हो, डिस्टेंस टाइम ग्राफ ऐसे बनाते हैं पैरेलल और टाइम एक्सिस के, वो किसका था? रेस्ट का। किसका है वो? रेस्ट। क्योंकि डिस्टेंस चेंज ही नहीं हो रही बच्चों।
पोजीशन चेंज ही नहीं कर रहा हो, तो इसका मीनिंग क्या है, वो रेस्ट पर है। अगर वो पोजीशन चेंज करता तो मोशन में हो जाता। क्लियर? तो इसका मीनिंग क्या है, ये रेस्ट पर है। इसका तो आसान क्वेश्चन था इसलिए जल्दी हो गया, ग्राफ था ये तो। नेक्स्ट पॉइंट पर चलते हैं भाई। देखिए द स्लोप ऑफ वेलोसिटी टाइम ग्राफ। अब इधर ध्यान दो, वेलोसिटी टाइम ग्राफ। अगर आपको बच्चों स्लोप के बारे में नहीं पता है, जब भी किसी का स्लोप निकालते हैं, मान लो ये ग्राफ बनाया मैंने, ठीक है, ये ग्राफ है वेलोसिटी टाइम ग्राफ, और इसका स्लोप निकालना है, तो स्लोप क्या होता है हमेशा याद रखना, परपेंडिकुलर अपॉन ए बेस, परपेंडिकुलर अपॉन में बेस। अब आप नोट करो, परपेंडिकुलर किसके इक्वल आएगा, वेलोसिटी के, क्योंकि तो वेलोसिटी को इंडिकेट करेगा, और बेस किसके बराबर आएगा, टाइम के। तो आपका जो स्लोप आएगा, स्लोप किसके इक्वल आएगा बच्चों, ऊपर तो आएगी वेलोसिटी और नीचे आएगा टाइम, ऐसे ही बनेगा। और वेलोसिटी अपॉन टाइम क्या होता है, एक्सेलरेशन। ढूंढो कहां पर है, ये रहा सी। तो अपना आंसर क्या आ गया, सी आ गया। ठीक है, क्लियर? ऐसे करेंगे। नेक्स्ट पॉइंट पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 18, ए बॉडी स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट। आपको भी सिखाया था मैंने, यू कितना हो गया, 0 जब रेस्ट स्टार्ट करेंगे। अटेन अ वेलोसिटी, वो फाइनल हो गई जितनी उसने गेन कर ली, 20 मीटर पर सेकेंड इन 5 सेकेंड। तो टाइम कितना आ गया बच्चों, 5 सेकेंड आ गया। क्लियर? उसके बाद कहता है इट्स एक्सेलरेशन इज, उसका एक्सेलरेशन बताओ। तो एक्सेलरेशन तो बड़ा आसान है भाई निकालना, तो ए का फॉर्मूला क्या होता है, v माइनस यू अपॉन में टी। तो v कितना है, 20, 0 माइनस करूंगा 0 ही आएगा, फर्क पड़ने वाला नहीं है। मैंने आपके लिए लिख भी दिया, कभी घर जाए गुस्सा करो, मम्मी पे नाम लो मेरा, बेशर ने सही नहीं कराया। 20 में से 0 माइनस करें 20 आएगा, 20 को 5 से डिवाइड करें कितना आएगा, 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो आपका आंसर आ गया 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, यानी कि बी आंसर आपका टिक रहेगा। क्लियर? अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए द एरिया अंडर द वेलोसिटी टाइम ग्राफ गिव्स। तो जो एरिया होता है वेलोसिटी टाइम ग्राफ का, वो हमें क्या बताता है, डिस्प्लेसमेंट। क्या बताता है हमें वो, डिस्प्लेसमेंट। समझ में आई बच्चों? क्लियर? अगर बॉडी स्ट्रेट लाइन में चल रही है तो डिस्टेंस भी बता देगा, अगर बॉडी अपनी डायरेक्शन बदल रही है या स्ट्रेट लाइन में नहीं चल रही है तो उस केस में क्या आएगा, डिस्प्लेसमेंट आएगा। अगर ऑलवेज पूछे भी, ऑलवेज क्या देगा, ऑलवेज हमेशा डिस्प्लेसमेंट ही देगा वो। ठीक है, याद रखना इस बात को। अगर स्ट्रेट लाइन में चला हुआ है, अगर आपके ऑप्शन में लिखा स्ट्रेट लाइन में है, तो तब आप डिस्टेंस भी लिख सकते हैं, डिस्प्लेसमेंट नहीं है। क्लियर? याद रखना इस बात को। चलो नेक्स्ट पॉइंट पर चलते हैं। देखिए ए कार कवर इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ, ये तो आसान क्वेश्चन आ गया, बच्चों वाला क्वेश्चन आ गया। इक्वल डिस्टेंस कवर करता है इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, उसको क्या बोलते हैं, यूनिफॉर्म मोशन। क्या बोलते हैं उसको, यूनिफॉर्म मोशन। ये तो आसान क्वेश्चन है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं भाई। ए बॉडी मूव 10 मीटर ईस्ट देन 10 मीटर वेस्ट। ये भी समझाया था मैंने आपको, ईस्ट वेस्ट बना लेते हैं। ये इधर ईस्ट है और इधर बच्चों क्या है, वेस्ट है। 10 मीटर उधर गई, 10 मीटर इधर आई, यानी कि जहां से चली थी वहीं पर आ गई। मान लेते हैं यहां से चली वो 10 मीटर उधर चली गई, अब 10 मीटर वापस भी आ गई वेस्ट की तरफ। क्लियर? तो जहां से चली थी वहीं पर आ गई, तो डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया, 0। डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया, 0। कभी 20 लिख दो, इसमें 20 पक्का मिलेगा ऑप्शन में, याद रखना इस बात को। ठीक है, जहां से चला वहीं पर आ गया वो, और जहां से चलता वहीं पर आ जाए तो डिस्प्लेसमेंट 0 होता है, क्योंकि इनिशियल और फाइनल पॉइंट सेम हो गया। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए भाई, विच ऑफ द फॉलोइंग क्वांटिटीज इज वेक्टर। इनमें से कौन वेक्टर है, डिस्टेंस तो वेक्टर है नहीं, आपने पढ़ा है, क्योंकि डिस्टेंस की कोई डायरेक्शन नहीं होती है, टाइम की कोई डायरेक्शन नहीं होती। अब आप कभी बोलते हो जिंदगी में कि 2 घंटे हो गए नॉर्थ की तरफ, ऐसे तो कभी नहीं बोलेंगे ना, ये बोले 2 घंटे हो गए सिर्फ। अब बोलते हैं स्पीड, स्पीड की भी डायरेक्शन नहीं होती, सिर्फ कौन बचा, वेलोसिटी। वेलोसिटी क्या यहाँ पर एक वेक्टर क्वांटिटी है बच्चों। चलिए नेक्स्ट पॉइंट पर चलते हैं, इधर ध्यान दीजिएगा, समझिएगा बात को ध्यान से। ए बस मूविंग एट 15 मीटर पर सेकेंड, एक बस है जो 15 मीटर पर सेकेंड स्पीड पर चल रही है, यानी कि यू कितना है बच्चों इसका, 15 मीटर पर सेकेंड। इज ब्रॉट टू रेस्ट, उसको रेस्ट पर लेके आए। रेस्ट पर लेके आए का मीनिंग क्या है, फाइनल वेलोसिटी 0 हो गई। जब वो रेस्ट पर आ गई तो फाइनल वेलोसिटी क्या हो गई बच्चों, 0 हो गई। इस काम को करने में कितना टाइम लगा, 3 सेकंड। तो टाइम कितना है, 3 सेकंड है। कहता है उसका ना एक्सेलरेशन निकालिए। अब एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या होता है बच्चों, v माइनस यू अपॉन में टी। तो v कितना है यहाँ पर 0, माइनस u कितना है बच्चों यहाँ पर 15,
और t कितना है यहाँ पर 3, तो माइनस 0 माइनस 15 माइनस का 15 रहेगा, 3 से डिवाइड करेंगे तो माइनस का 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर आया। लो भाई अब इधर आ जाओ बच्चे, गेम खेल सकता है। देखो इसका आंसर तो आ गया, ये तो खत्म हो गया, ये तो खत्म। यहां पर जो नया क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है ना, वो गेम खेल सकता है आपके पास दिमाग से। देखो वो क्या कहेगा, यहां पर बोलेगा फाइंड इट्स रिटार्डेशन। क्या बोलेगा वो? रिटार्डेशन। अब रिटार्डेशन का मीनिंग पता है कि तो अपने आप में नेगेटिव होता है, अपने आप में क्या होता है वो? नेगेटिव होता है। उस केस में आपका आंसर प्लस का 5 आता, क्योंकि रिटार्डेशन बोल दिया उसने भाई, उसको पता है रिटार्डेशन नेगेटिव तो होगा ही। आपने तो सिर्फ क्या बताना, एक्सेलरेशन कितना है 5, तो समझ गया कि माइनस का 5 है। क्लियर? अगर वो रिटार्डेशन बोलता तो इसका आंसर 5 आता, एक्सेलरेशन पूछा तो माइनस का 5 आया। ध्यान रखना इस बात को, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है और बच्चे गलत करके आते हैं पेपर में। चलिए नेक्स्ट पॉइंट पर, नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखिए 24 सॉरी। इफ द वेलोसिटी टाइम ग्राफ है इज ए हॉरिजॉन्टल लाइन अबव द टाइम एक्सिस, और टाइम एक्सिस के ऊपर क्या पैरेलल है, ठीक है, स्ट्रेट लाइन है अबव द टाइम एक्सिस, द ऑब्जेक्ट मूविंग विद, देखो इधर ध्यान दो, इफ द वेलोसिटी टाइम ग्राफ इज ए हॉरिजॉन्टल स्ट्रेट लाइन अबव द टाइम एक्सिस। अब ये ना एक चीज यहां पर थोड़ा कंफ्यूज कर गया, पैरेलल नहीं बोल रहा, ठीक है ना, पैरेलल नहीं बोल रहा उसने, ठीक है ना, अबव बोल रहा है, तो लाइन तो स्ट्रेट ऐसे जाएगी फिर। क्लियर? ये वेलोसिटी टाइम ग्राफ है, ठीक है, वेलोसिटी टाइम ग्राफ। अगर वो पैरेलल बोल देता तो लाइन ऐसे आती, कैसे आती? ऐसे आती बच्चों, ठीक है, ध्यान रखना इस बात को। क्लियर? अब आ जाओ इधर, ध्यान दो, सभी बात को समझेंगे, बात को ध्यान से। अगर वो ऐसे आ जाता कि पैरेलल है, देखो स्टेटमेंट थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है, मैं दोनों ऑप्शन बता देता हूं आपको। अगर बोलता है पैरेलल है तब इस केस में ऐसा आता, इसमें केस में क्या है, वेलोसिटी कांस्टेंट है, वेलोसिटी क्या इस केस में बच्चों कांस्टेंट है, ठीक है। इस केस में क्या है, वेलोसिटी वेरिएबल है, इस केस में क्या है, वेलोसिटी वेरिएबल है, तो एक्सेलरेशन होगा, यूनिफॉर्म होगा। बट इसमें दो ऑप्शन आ गए, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन भी आया और वेरिएबल वेलोसिटी भी आया, आया कि नहीं आया? बट इसका मीनिंग क्या है, इसमें लाइन भूलना, लिखना भूल गया, हॉरिजॉन्टल। ओहो लिखा हो हॉरिजॉन्टल, इतना बड़ा वर्ड, हम क्यों पागल हो गए। हॉरिजॉन्टल का मीनिंग पैरेलल ही होता है, ये यही अपना आंसर, ये बी वाला ही है, ए वाला नहीं है। तो अपना आंसर क्या आएगा, वी क्या यहाँ पर कांस्टेंट रहेगी, वी क्या रहेगी यहाँ पर कांस्टेंट, यानी कि यूनिफॉर्म वेलोसिटी क्या रहेगी, यूनिफॉर्म वेलोसिटी। अगर ये हॉरिजॉन्टल वर्ड ने लिखता तो ये ग्राफ बनता, उसने हॉरिजॉन्टल लिख दिया तो ये ग्राफ बनेगा, ठीक है। वो हॉरिजॉन्टल वर्ड ध्यान नहीं दिया, तो हॉरिजॉन्टल का मीनिंग पैरेलल ही होता है। क्लियर? तो आपका आंसर क्या आएगा इस केस में, यूनिफॉर्म वेलोसिटी आएगा बच्चों। चलिए नेक्स्ट पॉइंट पर चलते हैं और लास्ट एमसीक्यू, अंतिम। अभी हमने थोड़ी देर पहले किया था ये डिस्टेंस अपॉन में डिस्प्लेसमेंट, डिस्टेंस अपॉन में डिस्प्लेसमेंट। अब एक बात आओ बच्चों, डिस्टेंस की वैल्यू डिस्प्लेसमेंट के बराबर तो हो सकती है, इक्वल तो आ सकता है 1, ठीक है, बट डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट से ज्यादा हो सकता है, कम कभी नहीं होगा। डिस्टेंस जो है ना डिस्प्लेसमेंट से ज्यादा हो सकता है, कम कभी नहीं होगा, ठीक है। तो अगर वो ज्यादा आएगा तो उस केस में इसकी वैल्यू क्या आएगी, 1 से ज्यादा आएगी, इसकी वैल्यू क्या आएगी, 1 से ज्यादा आएगी। तो अपना आंसर क्या रहेगा, 1 से ज्यादा भी आएगा और 1 के इक्वल भी आएगा। तो कौन सा ऑप्शन है, डी, कौन सा ऑप्शन है, डी। तो ये ग्रेटर देन 1 भी रहेगा और इक्वल टू 1 भी रहेगा, ठीक है। अगर इसका उल्टा होता तो सी आ जाता, डिस्प्लेसमेंट ऊपर होता, डिस्टेंस नीचे होता। एक मैंने करवाया आपका एमसीक्यू पहले स्टार्टिंग में, ठीक है, उसमें देख लेना। चलो नेक्स्ट पॉइंट पर चलते हैं भाई। अब आगे आपके पास असर्शन रीजन, ठीक है, निकाल लेते हैं पेज। देखिए इधर ध्यान दो, असर्शन रीजन को करने का जो तरीका होता है ना बच्चों, समझ लो बात को ध्यान से। मैं किसी की तरह कोई तुक्का नहीं मरवाऊंगा आपसे, ना मैं कोई ये चीज सिखाने वाला हूँ कि ऐसे कर देना वैसे कर देना, मैं समझाऊंगा। अगर समझ में आए तो कर लेना, ठीक है। अगर नहीं समझ में आए तो फिर तुक्का मारना अपना सीख लेना कहीं और से, मैं तुक्का नहीं सिखाऊंगा भाई, ऐसे तुक्का मार दो, ये कर दो, वो कर दो, वो बाद की बात है। जब जिसको कुछ भी नहीं आता उसके लिए तुक्का होता है, आप तो सीख सकते हैं। देखिए असर्शन रीजन में क्या होता है, आपको दो स्टेटमेंट दी होती है, एक को हम असर्शन बोलते हैं और एक को रीजन बोलते हैं, ठीक है। आपने दोनों स्टेटमेंट को पढ़ना है। अगर आपको लगता है कि असर्शन ठीक है तो उसके सामने टिक लगा लेना है, अगर आपको लगता है कि रीजन में जो स्टेटमेंट लिखे वो भी ठीक है, उसके आगे टिक लगा लेना है, ठीक है। यानी कि दोनों में से कोई भी गलत नहीं है, ऑप्शन तो आपका चला गया बाहर, यानी नीचे वाले दोनों हट गए और ऊपर वाले दोनों में कंफ्यूजन होती है हमेशा।
अब आपने समझना है बात को ध्यान से। अगर आर की जो स्टेटमेंट है ना, और वो ए को डिफाइन करे, आर की जो स्टेटमेंट है और वो ए को डिफाइन करती है किसी ना किसी तरीके से, उस केस में क्या होता है भी, बोथ ए और आर दोनों ठीक है। आर जो है ना करेक्ट एक्सप्लेनेशन है किसकी, ए की। उस केस में आपका आंसर आएगा ए ऑप्शन टिक करेंगे आप। अगर आर और ए दोनों ठीक हैं बट आर का कोई लेना देना नहीं है इसे, आर किसी तरह से ए को एक्सप्लेन नहीं कर रहा है, ठीक है, बात दोनों ठीक है, उस केस में आएगा बी। ठीक है, अगर ए ठीक है और आर गलत है उस केस में आएगा सी। अगर ए गलत है और आर ठीक है उस केस में आएगा डी। ठीक है, आपने तो पेपर में ए बी सी डी ही लिख के आना है बच्चों। ठीक है, समझे बात सभी को, ए बी सी डी इनमें से चूज करके। क्लियर, चलो इस बात को समझते हुए आगे हम देखते हैं, यूज करते। देखो देखिए पहला क्वेश्चन, असर्शन दिया हुआ है, असर्शन दिया हुआ है, मैं इसको कलर बदल लेता हूं थोड़ा, ठीक है ना, इधर ध्यान दो। डिस्टेंस ट्रेवल एन ऑब्जेक्ट कैन नेवर बी लेस देन इट्स डिस्प्लेसमेंट। देखो डिस्टेंस जो है ना कभी भी लेस नहीं हो सकती किससे, डिस्प्लेसमेंट से। ठीक है, बिल्कुल डिस्टेंस कभी भी डिस्प्लेसमेंट से कम तो नहीं हो सकती, ज्यादा हो सकती है, इक्वल हो सकती है, कम कभी नहीं होगी। देने की बात क्या होगी, ठीक होगी, इसके अगर टिक लगा लो, ये ठीक है। अब कहता है डिस्प्लेसमेंट इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल और फाइनल पोजीशन, ये भी ठीक है, डिस्प्लेसमेंट का स्टेटमेंट यही था। अब ये बात उसको एक्सप्लेन भी कर रही है, तभी तो डिस्प्लेसमेंट कम हो सकती है उससे, क्योंकि वो इनिशियल और फाइनल पॉइंट के बीच की डिस्टेंस है। मान लो आपको ए से बी पे जाना है, ए से बी पर जाना है, एक रास्ता तो आपका ये है और एक रास्ता आपका ये है। ठीक है, अब ये तो क्या है, डिस्प्लेसमेंट है, ये क्या है, डिस्टेंस है। क्लियर, तो यही चीज तो इसको एक्सप्लेन करेगी, उससे कम हो सकती है डिस्प्लेसमेंट, डिस्टेंस है। ठीक है, आई बात समझ में, इधर ध्यान दो। तो आपका आंसर क्या आएगा, ए। आपका आंसर क्या आएगा, ए वाले को टिक करेंगे आप, दोनों ठीक है, और रीजन क्या, उसकी करेक्ट एक्सप्लेनेशन है। क्लियर, ऐसे करना है बच्चों। तो देखिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। देखिए, एन ऑब्जेक्ट मूविंग विद कांस्टेंट स्पीड, एक ऑब्जेक्ट है जो कांस्टेंट स्पीड से चल रहा है सर्कुलर मोशन में, ठीक है, सर्कुलर पाथ है उसका, ठीक है, ऐसे, इज नॉट एक्सेलरेटेड, क्या वो एक्सेलरेटेड नहीं है। अरे मैंने आपको 2 बार सिखा दी बात ये, जब भी कोई चीज सर्कुलर में चलती है मोशन में तो एक्सेलरेटेड तो होती है वो, तो यानी कि ए गलत हो गया, ए क्या हो गया, गलत। अब इसमें सिर्फ एक चीज और सीखो, जब ए गलत हो गया, ना ये हो सकता, ना ये हो सकता, ना ये, डी आ गया आंसर। ठीक है, और तो कोई ऑप्शन इसके अंदर है नहीं। चलो फिर भी चेक कर लेते हैं, आर क्या होगा, वेलोसिटी चेंज ड्यू टू कंटिन्यूअसली चेंज इन डायरेक्शन, ये सही है, उसकी हर एक केस में वेलोसिटी चेंज हो रही है क्योंकि उसकी डायरेक्शन बदल रही है हर एक केस में। तो आर क्या ठीक है और ए क्या गलत है, तो अपना आंसर क्या आएगा, डी। आप ऑप्शन डी लिख के आएंगे पेपर में से। ठीक है, क्लियर, ऐसे करना बच्चों। चलिए नेक्स्ट पॉइंट पर चलते हैं, थर्ड। अब मैं आपको असर्शन रीजन मैंने नहीं लिखा, मैं सीधा ABCD लिखूं। ठीक है, द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय अ बॉडी इन ए कंप्लीट सर्कल ऑफ रेडियस आर 2 पाई आर, बिल्कुल ठीक, डिस्टेंस होता है 2 पाई आर के बराबर अगर सर्कल का एक पाथ पूरा किया जाए। ठीक है, रीजन, द डिस्प्लेसमेंट ऑफ अ बॉडी इन मूविंग अ सर्कुलर कंप्लीट सर्कल ऑफ रेडियस आर इज 0, बिल्कुल ठीक, डिस्प्लेसमेंट 0 होता है, डिस्टेंस 2 पाई आर होता है। बट अब यहां पर समझना बात को, इस बात से उसको क्या लेना देना है, कोई लेना देना नहीं है। उसके डिस्प्लेसमेंट से उसके डिस्टेंस थोड़ी पता चलेगा हमें। मान लो उसकी डिस्प्लेसमेंट आई 0, जिसका भी नहीं, उसकी डिस्टेंस तो 2 पाई आर, क्या तो उसने 2 चक्कर लगाए हो तब भी 0 आएगी डिस्प्लेसमेंट, तो डिस्प्लेसमेंट तो तब भी 0 आएगी अगर उसने 2 चक्कर लगाए हैं, 3 लगाए तब भी 0 आएगी, पर डिस्टेंस बदलती रहेगी। तो दोनों ठीक हैं पर उसकी करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है ए की आर। तो इसका आंसर क्या आएगा बच्चों, बी। इसका आंसर क्या आएगा, बी। इसका आंसर क्या आएगा, बी। क्लियर, ऐसे करना है बच्चों, ध्यान समझ लो, एक एक स्टेप समझा रहा हूं। नेक्स्ट पॉइंट पर चलते, देखिए क्वेश्चन नंबर 4। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4, असर्शन द एक्सेलरेशन ऑफ ए बॉडी हुज वेलोसिटी टाइम ग्राफ इज 2 मीटर पर, इसका कहता है एक्सेलरेशन कितना है, 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। देखो वेलोसिटी कितनी है बच्चों, 10, टाइम कितना है, 5। ठीक है, जब टाइम 5 है तो वेलोसिटी 10 है, जब टाइम 0 था तो वेलोसिटी भी 0 थी। तो इसका मीनिंग एक्सेलरेशन क्या होता है, v - u/t।
तो v कितना है फाइनल 10 है, u कितना है 0, जब टाइम 0 था तो वेलोसिटी 0 होती है, तो यहाँ पर टाइम कितना आया 5, ये टाइम है यहाँ से लेके यहाँ तक का। इसको सोल्व करके क्या आ गया हमारे पास 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, यानी कि a ठीक है, a कौन है ठीक है, क्लियर। अब कहते हैं द डिस्प्लेसमेंट ऑफ ए बॉडी इन 5 सेकंड हुज वेलोसिटी, इसकी डिस्प्लेसमेंट बताता है। अभी मैंने आपको सिखाया था इसकी डिस्प्लेसमेंट क्या आएगी, ये एरिया अंडर द वेलोसिटी टाइम ग्राफ। तो डिस्प्लेसमेंट आ गई बच्चों, एरिया किसके बराबर आएगा, ट्राइंगल है, राइट एंगल ट्राइंगल, 1/2 बेस, बेस कितना है 5, हाइट कितनी है 10, क्योंकि ये 10 के बराबर आएगी, इसको जितना ये है उतना ये है, ऐसे ठीक है, ये 5 आएगा और वो 10 आएगा। तो सोल्व कर लो इसको 5, तो डी कितना आ गया 25, 5 × 5, यानी कि डी भी ठीक है, दोनों ठीक है, ए भी ठीक है और आर भी ठीक है। अब सुनो ध्यान से बात, अब इस बात के इससे क्या लेना देना है, कोई लेना देना नहीं बच्चों। इसकी डिस्प्लेसमेंट जो आएगी उससे मैं उसका एक्सेलरेशन कैसे पता चलेगा, कुछ नहीं पता चल सकता ऐसे। अगर मैं आपको बोल देता हूं एक बॉडी है, उसका जो डिस्प्लेसमेंट है वो 10 मीटर पर सेकंड है, 10 मीटर है, और कहते हैं उसका एक्सेलरेशन बताना, तो आप बता दो कि उसका एक्सेलरेशन नहीं बता सकते। उसकी डिस्प्लेसमेंट कुछ भी आए तो एक्सेलरेशन का कोई लेना देना नहीं है, तो यहां पर क्या आएगा अपन आंसर बी, अपना आंसर क्या आएगा यहां पर बी, क्लियर, बात समझ में आई, करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है उसकी। अब चलते हैं बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन पर, देखिए ये आ गया भाई, कहता है असर्शन ए बॉडी मूविंग अलोंग प्लस एक्स एक्सिस ट्रेवल x1 डिस्टेंस इन टाइम t1, t1 में कवर किया उसने x1 और टाइम t2 में कवर किया उसने x2, ठीक है। कहता है उसकी एवरेज स्पीड आएगी। अब एवरेज स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है बच्चों, अगर आपको याद हो, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, तो टोटल डिस्टेंस कितना आया x1 प्लस x2 और टोटल टाइम कितना आया t1 प्लस t2, ये लिखा हुआ है x1 प्लस x2 प्लस अपॉन में t1 प्लस t2, यानी कि असर्शन ठीक है, असर्शन क्या है उसका ठीक है। एवरेज स्पीड क्या होता है, टोटल डिस्टेंस अपॉन में टोटल, ये भी ठीक है। अब ये जो ऊपर वाला फॉर्मूला लगाया इसी का तो यूज करके लगाया, इसी का यूज किया ना हमने, तो इसका मीनिंग क्या हुआ, ए और आर दोनों ठीक है और आर उसकी करेक्ट एक्सप्लेनेशन है, तो इसका आंसर क्या आएगा बच्चों ए, इसका आंसर क्या आएगा ए, ऐसे करना। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर बच्चों, नेक्स्ट अभी क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, कहता है ए बॉडी एट रेस्ट मे बी इन मोशन साइमल्टेनियसली, कहता है एक बॉडी रेस्ट पर है और वो मोशन में भी हो सकती है। बताओ इसका एग्जांपल, ये सामने बोर्ड लगा हुआ है, अब ये रेस्ट पर भी और ये मोशन में भी, कैसी है, आप अगर घर से देख रहे हैं बैठ के तो रेस्ट पर है, दूसरे प्लेनेट से जाके देखेंगे तो मोशन पर है, क्योंकि अर्थ चल रही है और ये अर्थ के ऊपर है। बात समझ में आई, आप घर से देख रहे हैं मेरे को, मैं रेस्ट पर हूं, आपके लिए बोर्ड रेस्ट पर है, दूर नहीं भाग रहे हैं कहीं पर भी, यहीं पर है। बट अगर इसी बोर्ड को आप जाकर कहां से देखोगे, दूसरे प्लेनेट से, तो ये मोशन में है। तो एक बॉडी मोशन में भी हो सकती है और रेस्ट पर भी हो सकती है, कब, जब उसका ऑब्जर्वर बदल दे, यानी कि ऑब्जर्वर क्या उसको डिफरेंट हो, अलग अलग ऑब्जर्वर हो। तो इसका आंसर ये आया ठीक, ए ठीक है यहां पर। अब चलते हैं आर पर, रेस्ट एंड मोशन आर एब्सोल्यूट टर्म। एब्सोल्यूट का मीनिंग होता है बच्चों जिसके ऊपर फर्क नहीं पड़े, किसी का भी फर्क नहीं पड़ता, भाई यहां पर तो फर्क पड़ गया भाई, रेस्ट और मोशन दोनों अलग अलग हो गए, देखने पर फर्क पड़ गया कि ऑब्जर्वर कहां पर, आपका रेफरेंस पॉइंट कहां पर है। तो इसका मीनिंग क्या है, गलत है, ये एब्सोल्यूट टर्म नहीं है। ये कौन सी टर्म है बच्चों, रिलेटिव टर्म है। कौन सी टर्म है ये, रिलेटिव टर्म है बच्चों, ठीक है, कौन सी टर्म है, रिलेटिव, याद रखेंगे। तो आपका आर गलत है, ए ठीक है, तो आंसर क्या आएगा सी, आंसर क्या आएगा सी, समझ गए। अब चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट पर, देखिए क्वेश्चन नंबर 7 कहता है ए बॉडी एट रेस्ट हैज जीरो वेलोसिटी। अब एक बॉडी रेस्ट पर है तो उसकी वेलोसिटी क्या होगी, जीरो होगी, बिल्कुल ठीक। अब कहता है वेलोसिटी इज डिस्प्लेसमेंट पर यूनिट टाइम, ये भी ठीक है। अब ऊपर वाली स्टेटमेंट कैसे वेरीफाई होती है, क्योंकि वेलोसिटी का फॉर्मूला है डिस्प्लेसमेंट अपॉन में टाइम, और डिस्प्लेसमेंट जीरो ऊपर वाले केस में, तो वेलोसिटी जीरो इसलिए आती है। तो इसका मीनिंग क्या हुआ, आर क्या है, ए इसकी असर्शन की करेक्ट एक्सप्लेनेशन है, तो इसका आंसर क्या आएगा ए, क्या आएगा इसका आंसर ए। अब चलते हैं बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन पर, देखिए क्वेश्चन नंबर 8 और 9 दोनों यहां पर चेक कर लेंगे, दोनों कर लेंगे कोई बात नहीं। स्लोप ऑफ वेलोसिटी टाइम ग्राफ गिव्स स्पीड।
एक वेलोसिटी या डिस्टेंस टाइम ग्राफ है बच्चों। देखो ये टाइम है और ये डिस्टेंस है, इसका जो ग्राफ होगा और उसका स्लोप, अभी मैंने आपको सिखाया था स्लोप क्या होता है बच्चों, परपेंडिकुलर अपॉन में बेस राइट एंगल ट्रायंगल में, परपेंडिकुलर अपॉन में बेस राइट एंगल ट्रायंगल में। तो इसका परपेंडिकुलर मैं मान लो ये है, तो ये किसके बराबर आएगा, डिस्टेंस के, और बेस किसके बराबर आएगा, टाइम के। ये ऐसे आएगा ना, ऐसे। तो ये जब ऐसे आगे इसके साथ मिलेगा तो डिस्टेंस की वैल्यू आएगी। तो डिस्टेंस अपॉन में टाइम, और डिस्टेंस अपॉन में टाइम क्या होता है बच्चों, स्पीड। क्या होता है स्पीड। यानी कि ये तो ठीक है, ये तो क्या है, ठीक है। स्पीड इज डिस्टेंस ट्रेवल्ड पर यूनिट टाइम, ये भी ठीक है, फॉर्मूला है। और इसी फॉर्मूला यूज करके तो ऊपर वाली चीज हमने बनाई है, इसी फॉर्मूला तो यूज करके बनाई है। तो इसका मीनिंग इसका आंसर क्या आएगा, ए। आर का यहां पर ए की करेक्ट एक्सप्लेनेशन है। अब चलते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। देखिए, असर्शन ए हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस टाइम ग्राफ, हॉरिजॉन्टल ऐसे, ये टाइम और ये डिस्टेंस हॉरिजॉन्टल मीनिंग ऐसे है, टाइम के पैरेलल है, ठीक है। इंडिकेट दैट ऑब्जेक्ट एट यूनिफॉर्म, गलत। ये रेस्ट का ग्राफ होता है, तो किसका ग्राफ होता है, रेस्ट का। ये कह रहा है यूनिफॉर्म मोशन का, गलत। क्या ये गलत है, तो ए गलत हो गया। आर चेक कर तो ठीक मिलेगा ही मिलेगा। द डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम द रेफरेंस पॉइंट रिमेन सेम, यानी कि अनचेंज्ड। तो आप इस केस में देखो, यहां पर भी डिस्टेंस यही है, यहां पर चेक करो, यहां पर भी डिस्टेंस सेम है, यहां पर चेक किया, यहां पर ही अलग अलग टाइम पर चेक किया। जैसे मान लो मैंने 0 पे चेक किया तो डिस्टेंस 10 है, 2 पे चेक किया तब भी डिस्टेंस 10 है, 3 पे चेक किया तब भी डिस्टेंस 10 है। तो यानी कि ये क्या है, ठीक है। तो ए गलत है, आर ठीक है। तो इसका आंसर क्या आएगा बच्चों, डी। इसका आंसर क्या आएगा, डी। ऊपर वाले का आया ए, नीचे वाले का आया डी। कितने क्वेश्चन हो गए, 9, 6 रह गए, बस चिंता ना करो। नेक्स्ट पॉइंट पर चलते हैं, इधर ध्यान दीजिएगा। देखिए, द न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ एवरेज स्पीड कैन नेवर बी लेस देन दैट एवरेज वेलोसिटी। कहता है एवरेज स्पीड की जो वैल्यू है ना, कभी भी एवरेज वेलोसिटी से कम नहीं हो सकती। बिल्कुल ठीक इसकी बात ये, क्योंकि स्पीड कभी भी वेलोसिटी से कम होगी ही नहीं, ठीक है, याद रखना इस बात को। अब आती है डिस्टेंस ट्रेवल्ड इज ऑलवेज, डिस्टेंस जो है ना, कहता है ऑलवेज ग्रेटर देन डिस्प्लेसमेंट। ये वर्ड गलत लिख दिया इसने, ऑलवेज हमेशा ज्यादा नहीं होती, इक्वल भी हो सकती है डिस्टेंस के डिस्प्लेसमेंट। अगर ऑब्जेक्ट स्ट्रेट लाइन में चले, अगर ऑब्जेक्ट कहां पर चले, स्ट्रेट लाइन में चले, उस केस में डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट बराबर हो सकती है बच्चों। ये कहता है कि हमेशा ज्यादा होगी, यानी कि ये बात क्या होगी, इसकी गलत हो गई। ए ठीक हो गया और आर गलत हो गया, तो कौन सा ऑप्शन बनता है, सी। कौन सा बनता है ऑप्शन, सी। तो सी पे आप टिक करके आएंगे, क्लियर। चलिए नेक्स्ट पॉइंट पर चलते हैं, 11वां असर्शन। द एरिया अंडर अ वेलोसिटी टाइम ग्राफ ऑलवेज गिव डिस्टेंस, ऑलवेज। इस वर्ड को पकड़िए भाई, ऑलवेज का मीनिंग होता है हमेशा। क्या देगा, डिस्टेंस ही देगा। अभी मैंने थोड़ी देर पहले आपको सिखाया था, हमेशा डिस्टेंस नहीं देगा, हमेशा तो डिस्प्लेसमेंट देगा। अगर ऑब्जेक्ट अलग अलग डायरेक्शन में चले या अपनी स्पीड कम ज्यादा करे, हमेशा क्या नहीं देगा, वो डिस्टेंस नहीं देगा, हमेशा क्या देगा, डिस्प्लेसमेंट देगा। यानी कि ए गलत हो गया। क्या हो गया, ए गलत। अब बात करते हैं, डिस्टेंस इज ए स्केलर क्वांटिटी एंड इग्नोर डायरेक्शन। ये बिल्कुल ठीक है, स्केलर क्वांटिटी होती है, डायरेक्शन की जरूरत नहीं होती है। तो ए गलत है, आर ठीक है। तो कौन सा ऑप्शन बना, डी। कौन सा ऑप्शन बना, डी। देखो मैंने ना बिल्कुल अच्छे अच्छे क्वेश्चन पिक किए हैं, जिसमें आप छोटी छोटी गलती है, आप क्या करके आते, इसका आप ए करके आते, मेरे को पता है। आप इसको गलती प्रूव नहीं कर पाते, ये डिस्टेंस दिया, डिस्प्लेसमेंट दिया, आप इसका ए भी ठीक करते, आर भी ठीक करते, इसकी करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी करते आप। ए आंसर आता है आपके अकॉर्डिंग इसका। जबकि आंसर क्या आएगा इसका, डी। आंसर क्या आएगा इसका, डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं भाई। असर्शन, इफ द डिस्प्लेसमेंट ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज 0, अगर डिस्प्लेसमेंट किसी ऑब्जेक्ट की 0 होगी, द डिस्टेंस ट्रेवल्ड में बी नॉन जीरो, हो सकता है, बिल्कुल ठीक है। डिस्प्लेसमेंट 0 हो सकती है, डिस्टेंस 0 ना भी हो, यानी कि असर्शन ठीक है, ठीक है। डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट और ऑलवेज इक्वल। अब फिर गड़बड़ होगी, फिर कहता है ऑलवेज इक्वल होगा। अब ऑलवेज इक्वल थोड़ी होगा, डिस्टेंस ज्यादा भी हो सकती है, ठीक है। फिर आपका आर गलत हो गया, ए ठीक है और आर क्या गलत है, तो अपन आंसर क्या आएगा, सी, ठीक है। अपन आंसर क्या आएगा, सी। ये छोटे छोटे पॉइंट है बच्चों को ध्यान सीखो। क्वेश्चन नंबर 13, बने रहिए, ठीक है।
वीडियो थोड़ी लंबी है मेरे को पता है, पर कोई बात नहीं, चीज एक एक समझा रहा हूं आपको, दोबारा पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और कोई मर्जी क्वेश्चन पूछ लेना आपसे कोई, आप सभी का आंसर दे देंगे। कहता है ए बॉडी मूविंग विद कांस्टेंट स्पीड अलोंग अ स्ट्रेट लाइन, एक बॉडी है स्ट्रेट लाइन पर चल रही है, कांस्टेंट स्पीड से चल रही है, हैज जीरो एक्सेलरेशन, उसका एक्सेलरेशन क्या होगा, जीरो होगा, बिल्कुल ठीक। अब जब कोई बॉडी कांस्टेंट स्पीड से चले या कांस्टेंट वेलोसिटी से चले तब उसका एक्सेलरेशन क्या होता है, जीरो होता है, क्योंकि वेलोसिटी चेंज ही नहीं हुई। वेलोसिटी चेंज होना ही क्या होता है, एक्सेलरेशन होता है। यानी कि तो क्या आ गया इसका आंसर, ठीक आ गया ए। तो अब चलते हैं आर पर। एक्सेलरेशन डिपेंड ओनली ऑन स्पीड नॉट ऑन डायरेक्शन, ये किसने कहा भाई? एक्सेलरेशन तो वेलोसिटी पे डिपेंड करता है, स्पीड और डायरेक्शन दोनों आनी चाहिए थी। तो इसका मीनिंग है ये क्या गलत है, ये क्या है, गलत है। ठीक है, डायरेक्शन तो वेलोसिटी पे डिपेंड करता है बच्चों, एक्सेलरेशन स्पीड पे तो करता ही नहीं। वो तो मैंने इसलिए लिखा कि स्पीड स्ट्रेट लाइन में थी और स्ट्रेट लाइन में स्पीड और वेलोसिटी क्या होती है, इक्वल होती है, इसलिए वो पहले वाला ठीक कर दिया था। ठीक है, तो ये आपका गलत है, ये ठीक है। तो अपना आंसर क्या आएगा, सी। अपना आंसर क्या आएगा, सी। क्लियर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 14 देखिएगा और 15 अंतिम पेज। द स्पीडोमीटर ऑफ ए व्हीकल मेजर वेलोसिटी, स्पीडोमीटर क्या मापता है बच्चों, स्पीड मापता है, वेलोसिटी नहीं मापता है, तो ये गलत हो गया। ठीक है, वेलोसिटी डिपेंड ऑन बोथ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन, बिल्कुल ठीक। तो अपना आंसर क्या आएगा, डी। ए गलत, आर ठीक। ठीक है, असर्शन 15वां क्वेश्चन लास्ट। एवरेज स्पीड एंड एवरेज वेलोसिटी में हैव डिफरेंट वैल्यू, बिल्कुल ठीक। एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी अलग अलग हो सकती हैं, क्यों होगी, क्योंकि आपको पता है कि डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट अलग अलग होती है। दूसरा पॉइंट, अरे ये तो वही बात आ गई दोबारा जो मैंने बोल दी, डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट में हैव डिफरेंट वैल्यू, ये बिल्कुल ठीक है। और इसी चीज से तो मैंने ऊपर वाला भी एक्सप्लेन किया, जब उसके डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट अलग अलग होगी तो उसकी स्पीड और वेलोसिटी भी अलग अलग तभी आएगी। तो इसका आंसर क्या आएगा, ए। दोनों ठीक है और आर क्या उसकी करेक्ट एक्सप्लेनेशन है बच्चों। तो ये थे बच्चों आपके एमसीक्यू असर्शन रीजन क्वेश्चन। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो दबाकर लाइक कीजिए, शेयर कीजिए दूसरे बच्चों का, चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। ठीक है, और बने रहिए मेरे साथ ताकि आपके पास टाइम टू टाइम नई नई जो वीडियो मैं डाल रहा हूं उनको आप देख पाएं। ठीक है, इसके बाद हम चैप्टर नंबर अब 4 किया मैंने, 5 भी करवा रखा है। ठीक है, 6 की बारी है, 1-2 दिन में आपके पास 6 वीडियो भी आ जाएगी, 6 चैप्टर की भी आ जाएगी। तो बने रहिए बच्चों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक स्वस्थ रहे, मस्त रहे और जबरदस्त रहे। थैंक यू बच्चों।